अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इफ़रान सलीम और आज मैं आपके सामने एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने लगा हूँ इस वीडियो में, ताकि जिनको समझ नहीं आई वो इसे देखकर अपनी हेल्प कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं इसे। यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया। मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ जो कि हमारा ASP.NET वेब एप्लीकेशन प्रोग्राम है। इसका नाम अच्छा सा रख लेते हैं। और इसको एक अच्छी सी जगह पे सेव कर लेते हैं। इसको चेक या अनचेक करने से वैसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ओके करते हैं। हमें चाहिए वेब फॉर्म्स, तो वेब फॉर्म्स का हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। फ़्लो के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि हम क्या बना रहे हैं। हम असल में एक गुल अहमद की वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पर हम ऑर्डर प्लेस कर सकेंगे। इसके दो साइड्स हैं, इसकी दो साइड्स हैं। एक एडमिन साइड है और एक जो है वो क्लाइंट साइड है। तो एडमिन साइड पे हम क्या करेंगे, एडमिन की चीज़ें रखेंगे कि वो कैटेगरीज़ को मैनेज कर सके, प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सके और अपनी परचेजेस को मैनेज कर सके। उसके अलावा जो है वो रिपोर्ट्स जनरेट करवा सके और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एडमिन साइड पे होंगी। और कस्टमर की साइड पे क्या होगा, वो जो है प्रोडक्ट्स को व्यू करे, उनका ऑर्डर प्लेस करे, पेमेंट करे, दैट्स इट। इस तरह का काम होगा। तो ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। इसके अंदर से मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं SPX और मास्टर पेजेस की, उनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये फाइल्स हैं, इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। इधर क्या, ऐड न्यू फोल्डर। इसका नाम मैं रख देता हूँ एडमिन यूज़र। अब इस एडमिन यूज़र के अंदर मैं एक, जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो हैं पेजेस हम किस तरह से बना रहे हैं। एक मास्टर पेज होता है और चाइल्ड पेजेस को हम उसके साथ लिंक कर देते हैं। तो इसी तरह हमारे एडमिन यूज़र के फ़ोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, एक मास्टर पेज बनाएंगे जिसके ऊपर हम एक मेन्यू बार लगाएंगे, जिसके अंदर हमारी सारी ऑप्शंस हमारे एडमिन के लिए अवेलेबल होंगी। और उसके अलावा हम इसमें फिर चाइल्ड पेजेस भी बनाएंगे जिसके अंदर हम उसको मास्टर पेज के साथ लिंक कर देंगे और हमारा जो काम है वो हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं एक न्यू आइटम ऐड कर रहा हूँ अपने एडमिन यूज़र के पेज में, जो कि मेरे पास एक वेब फॉर्म मास्टर पेज है। इस मास्टर पेज का मैं अच्छा सा नाम रख लेता हूँ। इसका नाम रख लेते हैं एडमिन मास्टर पेज। ऐड करते हैं। ये हमारे पास आ गया मास्टर पेज। इसके हेडर में से मैं कंटेंट प्लेस होल्डर का टैग हटा रहा हूँ। ठीक है, अब हमें अपने मास्टर पेज पे क्या चाहिए था, एक अदद जो है वो मेन्यू बार चाहिए थी। तो मेन्यू बार को मैं टूल बॉक्स ओपन करके कंटेंट प्लेस होल्डर से ऊपर, कंटेंट प्लेस होल्डर से ऊपर लगाना है, अपनी कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर नहीं लगा देना। यहाँ पे हमारे पास नेविगेशन कंट्रोल्स के अंदर मेन्यू बार है, इसको मैं लगा देता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, अब इसकी सेटिंग्स का आपको पता है किस तरह से करना है। इसकी जो है वो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में गए, ये प्रॉपर्टीज़ आ गई। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके हमें पता है, हम जो आम तौर पर मेन्यू बार देखते हैं वो इस तरह से वर्टिकल नहीं होता, वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो इसको मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमने जब आइटम्स को ऐड करना है तो क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट मेन्यू आइटम्स में जाएंगे। अब मैं यहाँ पे इसके जो हैं वो ऑप्शंस को ऐड करने लगा हूँ जो हमें एडमिन साइड पे शो करवानी है। तो चलें ऐड करते हैं।
मैं जो है इस प्रोजेक्ट को उस फ्लो के हिसाब से ही चला रहा हूँ जिस तरह से सर ने हमारे क्लास में करवाया था। क्योंकि वीडियो हम बना नहीं सके किसी वजह से, तो इसलिए मैं इस चीज़ों को बिल्कुल वैसे ही उसी फ्लो में रिपीट करूँगा। हमारे पास इसमें मेन हेडिंग्स थी होम की, मैनेज कैटेगरी की, मैनेज प्रोडक्ट्स की, मैनेज परचेजेस की, न्यू अकाउंट की और रिपोर्ट्स की। ये चीज़ें हमने क्लास में बनाई थी। तो इनके अच्छे अच्छे नाम लिख लेते हैं। टेक्स्ट इसमें होम, इसका टेक्स्ट मैनेज कैटेगरी, इसका नाम मैनेज प्रोडक्ट, इसका नाम मैनेज परचेजेस, इसका नाम न्यू अकाउंट। न्यू अकाउंट से मतलब हमारा ये था कि एडमिन का न्यू अकाउंट। और यहाँ पे रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स के अंदर सब हेडिंग्स भी हमने बनाई थी। यहाँ पे एक काफ़ी किस्म की रिपोर्ट्स हम जनरेट करवा सकते हैं यहाँ पे। तो हमने जो क्लास में जिस तरह से काम किया था तो 5 किस्म की रिपोर्ट्स को जनरेट करवाया था। फर्स्ट की जो हमारी रिपोर्ट थी वो परचेज रिपोर्ट थी। सेकंड आइटम हमारी थी सेल रिपोर्ट। थर्ड आइटम थी हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट। फोर्थ आइटम में हमारे पास आ गई प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। और आखिर में प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, मैं अब इसकी फ़िलहाल डिज़ाइनिंग पे काम नहीं कर रहा क्योंकि वो काम हम काफ़ी पहले से जो है वो मिड से पहले हम कर चुके हुए हैं, इसलिए मैं इसकी डिज़ाइनिंग पे काम नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इसका जो है वो कोडिंग का काम जो है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। डिज़ाइनिंग आप इसकी खुद करेंगे और मैं भी अभी इसमें जो है वो मेरे पास पहले से जो डिज़ाइन बना पड़ा है मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब हमें पेजेस को बनाना है। सबसे पहला पेज है हमारा होम। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एडमिन यूज़र में एक न्यू आइटम क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम होगा होम पेज के नाम से होगा। और ये हमारे मास्टर पेज को लिंक कर रहा है, इसलिए वेब फॉर्म विद मास्टर पेज। और इसका मैं अच्छा सा नाम रख देता हूँ होम पेज के लिए एडमिन होम। ऐड कर रहे हैं, वो हमसे पूछ रहा है कि हमारा मास्टर पेज कहाँ पे है। तो ये एडमिन यूज़र के फोल्डर में एडमिन मास्टर पेज हमारा ये होम पेज था। यहाँ पे हमें क्या करना है, बड़े से अल्फाज में बस लिख देना है कि वेलकम टू एडमिन होम। तो यहाँ पे मैं उसके कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर एक H1 की हेडिंग लगा के लिख देता हूँ वेलकम टू या वेलकम दिस इज़ एडमिन होम पेज। सेव कर रहे हैं। अब मैं इस पेज को डिफ़ॉल्ट पेज सेट करने लगा हूँ कि जब भी मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करूँ तो हमेशा ये एडमिन होम वाला पेज स्टार्ट करे। तो इसका क्या तरीकाकार है कि इस पर आप अपने एडमिन होम वाले चाइल्ड पेज पर राइट क्लिक करके सेट एज स्टार्ट पेज रख देना। चला के इसको चेक करते हैं। ये हमारा एडमिन साइट पे होम पेज आ गया जिसके ऊपर एक नेविगेशन बार लगी हुई है और ये हमारी सारी ऑप्शंस शो हो रही हैं हमें। और ये हमारा होम पेज हमें शो हो गया। ठीक है, पहला पेज तो बन गया, बिल्कुल सिंपल था। अब हमने इसमें क्या काम करना है, हमने अब इसके अंदर सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है मैनेज कैटेगरी, उसका एक पेज बनाना है। तो एक पेज बना लेते हैं, ऐड न्यू आइटम कर लेते हैं। अगेन दिस इज़ वेब फॉर्म विद मास्टर पेज और इसका नाम हम अच्छा सा नाम रख लेते हैं। इसका नाम है मैनेज कैटेगरी। ठीक है, ऐड कर लिया। वो पूछ रहा है हमारे से मास्टर पेज इसका कौन सा है, तो ये मास्टर पेज हमने इसको बता दिया।
ठीक है, ये अब हमारे पास मैनेज कैटेगरी का एक आ गया, चाइल्ड पेज आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, असल में एक टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले करवाना है, उसके अंदर कैटेगरीज लिखनी है और उसको सेव करवा देना डेटाबेस में। तो डेटाबेस में सेव करवाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे पास एक डेटाबेस होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से जाके एक डेटाबेस बना लेते हैं। एसक्यूएल सर्वर मेरे पास इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे मैं एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है DB गुल अहमद। अच्छा सा नाम है इसका, ओके कर दिया। अब इस DB गुल अहमद के अंदर मुझे एक टेबल बनाना है, जिस टेबल के अंदर हमने क्या स्टोर करवाना है, कैटेगरी स्टोर करवानी है। इसलिए इसमें कॉलम्स के नाम होंगे कैटेगरी अंडरस्कोर ID। इसकी डाटा टाइप इंट होती है। इसके बाद कैटेगरी नेम, इसकी डाटा टाइप n varchar। और जो हमारी कैटेगरी ID है वो इसमें प्राइमरी की है। और हमने इसकी जो ID है वो ऑटो जनरेट करवानी है, यूज़र से इनपुट नहीं करवानी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ये नीचे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई, और यहाँ पे इसको ऑटो इंक्रीमेंट करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन होती है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन की। इस आइडेंटिटी वाले इसके ऑप्शन को हमने नो से यस कर देना होता है। इसको अब सेव कर लेते हैं। तो कह रहे हैं मुझे अच्छा सा नाम बताओ, तो टेबल कैटेगरी, इसका अच्छा सा नेम हो गया, ओके किया और ये सेव हो गया। यहाँ से रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ये हमारे पास टेबल आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमने अपने मैनेज कैटेगरी वाले पेज पे क्या करना है, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनानी है जिसमें हम कैटेगरी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैटेगरी, और इसके आगे आपको पता है कि इनपुट के लिए स्टैंडर्ड जो है वो टैग्स यूज़ होते हैं। तो स्टैंडर्ड टैग में हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स ये है, इसको मैं उठा के लगा रहा हूँ यहाँ पे। इसकी हाइट थोड़ी सी, विड्थ में थोड़ी सी बढ़ा दी है, ये विड्थ कर दी मैंने, चलो जैसे भी है कि कैटेगरी जो है वो इसके अंदर सेव हो जाए। ठीक है, अच्छा अब इसको सेव करवाने के लिए हमने दो बटन भी लगाने, मतलब कि एक बटन भी लगाना पड़ेगा जिसके ऊपर हम लिखेंगे सेव। तो ये बटन लगा दिए सेव का, और एक और बटन मैं लगा रहा हूँ उन चीज़ों को व्यू करने के लिए। स्पेस दे के इसके अंदर रेफरेंस कर दिया मैंने। अच्छा, अब इस बटन की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इसका टेक्स्ट मैंने कर दिया, क्या कर दिया, सेव। इस बटन की प्रॉपर्टीज़ में जाके मैंने इसका टेक्स्ट क्या कर दिया, व्यू। अच्छा, इस बटन की जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे उसने ID लिखी हुई है, मैं इसको भी चेंज कर रहा हूँ। एक सेकेंड, इसको हम सॉरी ID को जो है हम अच्छी सी ID लिख देते हैं, BTN उसको सेव। ये अच्छा सा नाम, सेव कैटेगरी, सेव कैटेगरी। और यहाँ पे व्यू के बटन पे भी मैं यही करने जा रहा हूँ। इसका नाम हो जाएगा BTN, इसको व्यू कैटेगरी। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेव वाले बटन के ऊपर हमने इसकी जो है वो कोडिंग करनी है ताकि ये डेटाबेस में जाके डाटा को स्टोर करवा दे। तो करते हैं, इसके लिए क्या तरीकाकार होता है, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे, इसका ऑटोमेटिकली मैनेज कैटेगरी के C# वाले पेज के अंदर वो इसका फंक्शन क्रिएट कर देगा ताकि हम इसके ऊपर कोडिंग कर सकें और वो जो है हमारा डाटा डेटाबेस में जा सके।
ठीक है, तो बहुत इजी काम है। यहाँ पे 5 लाइंस ऑफ कोड हैं जिनको हम चलाएंगे और हमारा जो डाटा है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो देखते हैं वो 5 लाइंस कौन सी हैं। सबसे पहले तो हमने एक कनेक्शन बनाना है। उसके लिए हमने बिल्ट इन क्लास यूज़ की SQL कनेक्शन कौन के नाम से हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू SQL कनेक्शन। अब ये इसका सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट बनाने का, इसी तरह से इसको बनाया जाता है। और हम इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर देते हैं पैरामीटर्स कुछ। अब यहाँ पे वो मुझे रेड लाइन शो कर रहा है कि ये क्यों है। तो इसके साथ ही हम देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइट जल रही है। लाइट बल्ब क्या कह रहा है मुझे कि ये जो आपने क्लास यूज़ की है इसकी लाइब्रेरी भी ऐड करो। तो मैंने इसकी जो है वो सजेशंस में से लाइब्रेरी को ऐड कर दिया और ये ठीक हो गया। SQL कनेक्शन के बाद हमने इसमें जो क्यूरी रन करनी है वो हमें लिखनी है। तो उसके लिए हमारे पास क्लास होती है SQL कमांड की। उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दी CMD के नाम से और उसको डिक्लेयर करते हुए उसके कंस्ट्रक्टर में भी मैं कुछ पास करूँगा। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या हमें चाहिए, कनेक्शन को ओपन करें, ठीक है, कमांड को एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, ये एक फंक्शन है। उसके बाद कनेक्शन को क्लोज करते। ये 5 लाइंस ऑफ कोड हैं जिससे हमारा जो है वो डेटाबेस में जाएगा। अभी ये लाइंस जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं क्योंकि हमने उसको बताया नहीं कि हमारा कनेक्शन में सर्वर कहाँ पे पड़ा हुआ है, हमारी जो है वो टेबल कौन सा है, हमारी डेटाबेस कौन सी है, हमने कौन से कॉलम में डाटा एंटर करना है। तो उस चीज़ों को हम अब लिखने जा रहे हैं। तो SQL कनेक्शन के जो है वो कंस्ट्रक्टर में मैं पैरामीटर्स जो है वो लिखने लगा हूँ यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर, डेटा सोर्स। इसमें लोअर अपर केस का कोई चक्कर नहीं है, आप इस तरह से मर्जी लिखें कि डबल कोट्स के अंदर जो स्ट्रिंग होती है उसका वो केस सेंसिटिव नहीं होती। तो डाटा सोर्स में क्या लिखना है, आपने अपने पीसी का नेम लिखना है, जो आपके पीसी का नेम है। तो वो हमें किस तरह से पता चलेगा, आप यहाँ पर दोबारा SQL सर्वर में जाएं, जब आप इसको कनेक्ट करने लगते हैं तो ये सर्वर नेम यहाँ पे बता रहा होता है। यहाँ से इसी को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एक सेमीकोलन आएगा। उसके बाद हमने इसको बताना है डेटाबेस का। डेटाबेस हमारी कौन सी है, डेटाबेस हमारी है DB गुल अहमद। उसके बाद फिर सेमीकोलन और उसके बाद इसमें तीसरी चीज़ है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। अच्छा, ये इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी क्या चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारी जो डेटाबेस है वो लोकल सर्वर पे पड़ी हुई है, इसलिए हमने इसकी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को ट्रू किया। अगर ये हमारे लोकल कंप्यूटर पे इसकी डेटाबेस ना होती, जो कि हम एट द एंड इसको अपलोड करना भी सीखेंगे, तो हमें पता चलेगा जब हमने इसको सर्वर पे अपलोड करना होगा, तो वहाँ पे हम इसकी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को ट्रू नहीं करेंगे। वहाँ पे हमें उसका आईडी और पासवर्ड जो है अपने सर्वर का देना होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा लोकल सर्वर है, तो हमने इसको इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को ट्रू कर दिया। अब इसके सेकंड पैरामीटर कमांड में हमने क्यूरी बनानी है। इसमें इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर दो चीज़ें पास करेंगे। सबसे पहले तो एक क्यूरी है। क्यूरी हम हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं, आपको पता है। तो क्यूरी अपनी लिखते हैं इंसर्ट इनटू TBL कैटेगरी। इसके बाद कॉलम का नाम क्या था, कैटेगरी नेम, वैल्यूज़ हमारे पास आ गई इस तरह से इस ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, अब वैल्यूज़ ऐड करने के लिए आपको पता है कि हमें डाटा जो है वो अपने पेज से उठाना है, जो कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने एंटर किया होगा, और उसको यहाँ पे हमने पेस्ट करना है। वो अब क्यूरी के अंदर एज इट इज़ नहीं आएगा। उसके लिए क्या तरीकाकार है
कि हमें इस क्यूरी को ख़त्म करके उस वेरिएबल को इसमें कंकैटिनेट करके दोबारा से अपनी क्यूरी को जो है वो पूरा करना होगा। तो इसके लिए क्या तरीकाकार है कि हमने जो वैल्यूज़ लिखनी होती हैं वो सिंगल कोट्स के अंदर लिखनी होती हैं। अच्छा, तो याद करने का तरीका है 2 सिंगल कोट्स, 2 डबल कोट्स और 2 प्लस। इसके अंदर अब हम क्या लिखेंगे, अपने टेक्स्ट फील्ड का नाम लिखेंगे। वो क्या था, टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट कंकैटिनेट मैंने कर दिया। ये मेरी क्यूरी बन गई इंसर्ट इनटू कैटेगरी के टेबल में, जिसमें कॉलम का नाम है कैटेगरी नेम और उसमें वैल्यू जो है वो टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो हमने टेक्स्ट इनपुट किया हुआ है उसको वो रखवा दे। ये इसका फर्स्ट पैरामीटर था हमारे कमांड के कंस्ट्रक्टर का। और इसका सेकंड पैरामीटर यहाँ पे मुझे इसको पास करना पड़ेगा कनेक्शन का, कि हम कौन सी डेटाबेस में ये बात कर रहे हैं, जो कि हम पीछे बना चुके हैं इसका ऑब्जेक्ट, उसको यहाँ पे हमने लिख दिया। तो इतना सा काम था ये सेव करवाने का। रन करके देखते हैं इसे। मैनेज कैटेगरी नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि हमने इसको बाइंड नहीं किया है। चलो इसको बाइंड कर लेते हैं। हम एडमिन के मास्टर पेज पे गए, यहाँ पे गए इसकी मेन्यू आइटम्स में, होम के पेज पे हमने इसको बाइंड कर दिया होम पेज को। मैनेज कैटेगरी के पेज में हमने इसको बाइंड कर दिया मैनेज कैटेगरी के पेज को। ओके कर दिए, डन। दोबारा से इसको रन किया। होम पे जब क्लिक किया तो होम पेज आ गया, मैनेज कैटेगरी पे गए तो मैनेज कैटेगरी का पेज आ गया। अब ये हमारे डेटाबेस में भी हम इसको साथ साथ चेक कर लेते हैं। अभी हमारी जो डेटाबेस है वो खाली है, तो यहाँ पे मैं कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ शर्ट्स की। सेव किया, जाके अपनी डेटाबेस में चेक किया, नहीं जी हमारे पास जो है वो डेटाबेस में डाटा आ गया है। अब छोटी सी पॉइंट की बात थी यहाँ पे कि हम आमतौर पे देखते हैं कि हमने जब किसी चीज़ को लॉगिन किया या सेव किया तो ये टेक्स्ट फील्ड जो है वो खाली हो जाती है, लेकिन इस केस में यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड खाली नहीं हुई। तो इसको फिक्स करने का क्या तरीका है, आप क्या करें, सेव बटन में जब आपका स्टोर हो गया सब कुछ, क्या करें, टेक्स्ट बॉक्स 1 के टेक्स्ट को क्या कर दें, एम्प्टी स्ट्रिंग पास करवा दें। दोबारा से चेक कर लेते हैं। मैनेज कैटेगरी के पेज पे गए, यहाँ पे हमने एक न्यू कैटेगरी ऐड की और वो एम्प्टी हो गया। ये सेव का काम हो गया। अब हम काम करते हैं हमारे व्यू के बटन पे, जिसमें हमने असल में डाटा व्यू करवाना है अपनी डेटाबेस में से और शो करवाना है अपने पेज पे। तो वही तरीका है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा, मेरे पास ऑटोमेटिकली एक बटन का जो है वो फंक्शन बन जाएगा जिसके अंदर मैं व्यू का कोड कर सकूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर व्यू करवाने के लिए 6 लाइंस ऑफ कोड हैं डेटाबेस में से डाटा को एक्चुअल में गेट करने के लिए, जिसमें से जो पहली 2 लाइंस हैं वो सेम वही वाली हैं, कनेक्शन वाली और क्यूरी वाली। उसको मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या किया मैंने, एक कनेक्शन बना दिया है और दूसरा क्यूरी। अब क्यूरी हमारी यहाँ पे चेंज होगी, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ से क्यूरी की जगह को खाली छोड़ रहा हूँ। अच्छा चलें क्यूरी लिखते हैं यहाँ पे। क्यूरी अब पहले इंसर्ट की लगी थी, अब यहाँ पे सिलेक्ट की लगेगी। तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं एवरीथिंग फ्रॉम TBL कैटेगरी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL कैटेगरी, सारा डाटा इकट्ठा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें इसको शो करवाने के लिए पेज पर क्या चाहिए, कोई जगह चाहिए जहाँ पे हम इसको शो करवाएं। यहाँ पे हम एक एक्चुअल में टेबल सा बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर ये हमारा डाटा आके हमें नज़र आ जाए। तो उस चीज़ को शो करवाने के लिए हमारे पास, हमें पता है कि इनपुट के लिए स्टैंडर्ड टैग्स यूज़ होती हैं और आउटपुट के लिए डाटा टैग्स यूज़ होती हैं। तो डाटा टैग्स में अगर मैं जाऊँगा तो मेरे पास एक ग्रिड व्यू है, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, ग्रिड व्यू आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, असल में
हम यहाँ पे इस ग्रिड व्यू के अंदर अपना जो है वो डाटा बाइंड करने लगे हैं, ताकि हमारा जो डाटा डेटाबेस से निकल के वहाँ पे नज़र आ जाए। तो इसके लिए हमें एक डाटा अडेप्टर की क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो एसक्यूएल डाटा अडेप्टर, एसक्यूएल, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया डीए के नाम से, इसको हमने डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, इस डाटा अडेप्टर को हमने कमांड का बता दिया, सेलेक्ट कमांड इक्वल टू cmd, कि हमारा डाटा अडेप्टर इस कमांड को एग्जीक्यूट करवा के अपने अंदर जो है वो डाटा ले आए। अच्छा, अब इस डाटा अडेप्टर से हमने भेजना है इसको अपने ग्रिड व्यू के अंदर। तो यहाँ पे अब हम डाटा टेबल की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे डाटा टेबल dt इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल। अब इसके नीचे फिर वो रेड लाइन शो करवा रहा है, तो उसका मतलब है कि कोई क्लास मिसिंग है। तो हमने जब डेवलप पे क्लिक किया तो वो कह रहा है कि ये क्लास यूज़ करो। जी, क्लास यूज़ हो गई, ठीक हो गया। अब इस डाटा अडेप्टर से हमने कहना है कि डाटा को फिल कर दो इस डाटा टेबल के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये उसके अंदर उसने फिल कर दिया। अब हमारे पास क्या हो चुका है, असल में हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, क्यूरी बना ली। उस क्यूरी से एक डाटा अडेप्टर के अंदर हमने डाटा को गेट कर लिया। उसके बाद डाटा टेबल का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर उस डाटा को हमने फिल कर दिया। सब कुछ हो गया। एक छोटा सा काम रह गया बिल्कुल, कि हमने सब कुछ तो कर लिया, लेकिन ग्रिड व्यू में हमने इसको कहीं पे भी नहीं लगाया। तो ग्रिड व्यू में बाइंड करने का क्या तरीका है, ग्रिड व्यू 1 को हमने डाटा सोर्स दे दिया डाटा टेबल के ऑब्जेक्ट का, और इसके हमने डाटा बाइंड कर दिया। इतना सा काम है, यानी कि ये 6 लाइन्स ऑफ कोड प्लस 2 लाइन्स ऑफ कोड हमने उसको ग्रिड व्यू में शो करवाने के लिए। तो इससे हमारा डाटा जो है वो शो हो जाएगा। चेक करके देखते हैं। मैनेज कैटेगरी के पेज पे गए, व्यू कैटेगरी की, और ये हमारी जो है वो चीज़ें जो हैं वो डेटाबेस से आके यहाँ पे शो होने लगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट की बात और है कि ये जो कॉलम्स के नेम हैं, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, ये तो वो नेम्स हैं जो हमने डेटाबेस में स्टोर करवाए हैं। एक्चुअल में हो सकता है हमने कुछ और यहाँ पे शो करवाना हो। तो उसका क्या तरीकाकार है कि मैं डाटा सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे एलियस क्रिएट कर दूँ। सेलेक्ट, यहाँ पे कॉलम का नाम कैटेगरी आईडी एज आईडी, यहाँ पे क्यूरी मुझे भी भूल रही है, चेक कर लेते हैं। कैटेगरी नेम एज नेम फ्रॉम, रन करके देखते हैं, हो सकता है मेरी क्यूरी गलत हो। लेट्स सी, नहीं मेरी क्यूरी ठीक थी। उसने क्या किया है, कैटेगरी आईडी को सिलेक्ट किया एज आईडी, एलियस उसका क्रिएट कर दिया, और कैटेगरी नेम को सिलेक्ट किया एज नेम, एलियस उसका यहाँ पे भी क्रिएट कर दिया। तो ये हमारे पास डाटा शो हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए असल में, कि जब हम पेज को लोड करें तो भी हमें ये डाटा शो होना चाहिए। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि पेज को हम जैसे ही लोड करें तो हमारे पास जो डाटाबेस में से जो डाटा है वो शो हो जाए, तो उसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा, हमें ये व्यू वाला कोड अपने उस फंक्शन में लिखना पड़ेगा जो हमें पहले ऊपर देख लेना चाहिए था कि क्या है, क्या चीज़ है। ये फंक्शन है पेज लोड का। ये पेज लोड का फंक्शन तब चलेगा जब हमारा पेज लोड हो रहा होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये शो वाला कोड सारा कॉपी करके ऊपर पेज लोड के अंदर पेस्ट कर दिया। अच्छा, मैंने इसके अंदर जब पेस्ट कर दिया, इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं
पेज को लोड करूँगा तो ये लाइंस ऑफ कोड जो हैं वो सारा का सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं इस चीज़ को दोबारा से रन करके। मैनेज कैटेगरी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये पेज लोड होते ही मेरे पास जो है वो डाटा ऑटोमेटिकली बनता जा रहा है। अब अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि मैं जब इसके अंदर कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक न्यू कैटेगरी मैंने ऐड कर दी, सेव तो हो गई है हमारे पास डेटाबेस में, मैं जाके अगर मैं चेक करूँ तो सेव तो हो गई है, लेकिन हमारे पास अभी यहाँ पे शो नहीं हुई। तो इसका क्या अच्छा काम क्या होना चाहिए कि जैसे हम सेव करवाएं तो तब भी वो उस चीज़ को रिफ़्रेश कर दे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यही व्यू वाला कोड जो है मैं सेव बटन के नीचे भी लिख रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे वो एरर देगा कि आपने कनेक्शन पहले भी बनाया हुआ है, दोबारा भी कनेक्शन बना रहे हैं, तो आप दो दो दफ़ा कनेक्शन नहीं बना सकते, इसलिए मैंने कनेक्शन को एक को गायब कर दिया, क्योंकि कनेक्शन में तो क्यूरी सेम थी लेकिन कमांड में क्यूरी सेम नहीं है, इसलिए मैं इनके ऑब्जेक्ट को डिफरेंट कर रहा हूँ। ऊपर कमांड था तो नीचे मैंने कमांड 1 लिख दिया। इसी तरह हमें जब उसको कमांड को सिलेक्ट करना डाटा अडेप्टर के लिए वहाँ पे P1 लिख दिया, सेव किया। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। मैनेज कैटेगरी के पेज पे गए, ये सारी हमारी कैटेगरीज आ गई। अब यहाँ पे मैंने एक न्यू कैटेगरी को जब सेव करवाया तो वो साथ ही हमारा जो टेबल है वो अपडेट हो गया। तो ये काम था हमारा मैनेज कैटेगरी के पेज का, कि हमने किस तरह से एक कैटेगरी को डेटाबेस में सेव करवाया और उसको शो करवाया। तो मैनेज कैटेगरी का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम काम करेंगे मैनेज प्रोडक्ट्स के पेज पे। इसके अंदर हमने काफ़ी सारा काम करना है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।